माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज योर एजुकेटर पूजा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, यू आर सेफ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी का पार्ट 2। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये मैं पहले इसका पार्ट 1 करवा चुकी हूँ, लेकिन उसमें सारे पोस्टुलेट, उसके कुछ जो मीनिंगफुल जो चीज़ें थी ना, वो मैं नहीं करवा पाई थी। क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो उस पार्ट में कुछ ही चीज़ें कवर की थी। तो बाकी की चीज़ें आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। एंड गाइस, ये वाली वीडियो रिकॉर्डेड जा रही है, ये वाली वीडियो लाइव नहीं है, बिकॉज क्योंकि मुझे लगा कि लाइव वीडियो में थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ एंड वही चीज़ें बार बार चलती है। तो इसी सबके चलते मैंने सोचा कि एक बार एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूँ उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं या फिर लाइव में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड इसका दूसरा रीज़न ये भी है बच्चों की अभी थोड़ी तबीयत ठीक चल नहीं रही है, तो इसके लिए अगर आपकी क्लासेस बंक करूँ तो उससे तो बेटर है ना कि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस कुछ रिकॉर्डेड डाल दूँ जब तक तबीयत पूरे तरीके से ठीक ना हो जाए। तो अभी आज मुझे ठीक फील हो रहा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वीडियो 2 दिन में आप लोगों को प्रीमियर कर दूंगी, तो वो आप लोग देख लेना। एंड बाकी तो आप लोग कमेंट करके बता ही देंगे। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड थ्योरी के बाद में किसकी थ्योरी आती है? बोहर्स की थ्योरी आती है, जिसमें बोहर नाम के साइंटिस्ट क्या देते हैं? अपना एक एटॉमिक मॉडल देते हैं। इसके बहुत सारे पोस्टुलेट मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी, मैं उसके डेरिवेशंस आप लोगों को करवा रही थी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस किस चीज को ओवरकम करता है, किस किस ड्रॉबैक को ओवरकम करते हैं? बोहर्स करते हैं बच्चों काफी सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर, जैसे कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी हद तक सक्सेसफुल था, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो कर दी थी। बट यहाँ पर एक चीज हमारे पास में आ रही थी कि अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं? अगर वो रिवॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेटेड बॉडी है, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी एन एक्सेलरेटेड बॉडी लूजेस इट्स एनर्जी आफ्टर सम टाइम। तो इस तरीके की कुछ चीजें आ रही थी दिमाग में। तो वो वाली सब चीजों को ओवरकम करने के लिए बोहर्स ने अपना मॉडल दिया। इन्होंने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी चीजें बताई, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन किया था। स्टिल जो इनका मॉडल था वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, उनके भी काफी सारे ड्रॉबैक्स आ गए थे। बोहर्स की बात कर रही हूँ, इनके जो मॉडल था इसके अंदर भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, उन सब के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ओवर एंड ओवर आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस क्लास में हमने रेडियस निकालना सीखा था कि रेडियस हम किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास में रेडियस की वैल्यू क्या आई थी? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में r के लिए कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब हम रेडियस को क्या करते हैं, डराइव करते हैं, तो हमारे पास इसका ओवर एंड ओवर फॉर्मूला क्या आता है? h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में लाइट के जाने की परमिशन। तो उस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई ई एम ई स्क्वायर, सॉरी ई नहीं आएगा, एम ई स्क्वायर। एम मास, ई क्या है? चार्ज, पाई की वैल्यू आपको कांस्टेंट होती है, एंड मल्टीप्लाई एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। एन स्क्वायर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल, एंड जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो ये चीजें क्या होती है? कांस्टेंट। तो आपकी जो बुक मिलेगी उसके अंदर आपको इसको ए नॉट से डिनोट किया जाएगा, ए नॉट एम स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। तो आपको बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाएगा, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू, ए नॉट की आपको वैल्यू दे दी जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम या फिर 53 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होती है? पिकोमीटर बच्चों एक बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल यूनिट को मेजर करने के लिए ना यूनिट होती है हमारे पास में पिकोमीटर। और एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास में पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में रिलेशन होता है, तो इसके थ्रू हमने ये वैल्यू निकाली। तो ए नोट की वैल्यू आएगी, मतलब इन सबकी एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एप्सिलॉन नॉट, एम मास, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, ई होता है चार्ज। तो ये सब जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, इन सब की वैल्यूज रखने के पास में हमारे पास में इसकी टोटल वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसको हमने नाम दे दिया ए नॉट। ए नॉट कोई भी कांस्टेंट है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग बताया कि अगर आप बुक में देखो तो कंफ्यूज ना करो। तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला आ गया था? रेडियस का फॉर्मूला आ चुका था। अब हम निकालना सीखते हैं गाइस वेलोसिटी की। वेलोसिटी, उसके बाद हम एनर्जी निकालना सीखेंगे किस तरीके से। डेरिवेशंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं आते हैं, ये आपके फर्दर काम आते हैं। IIT JEE नीट के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तब आपको डेरिवेशन करने होते हैं, क्योंकि तब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। जैसे कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला ना पाई एम यूज हो रहा था, तो अगर आपको बोल दे कि एम को डबल कर दो, तो कांस्टेंट वैल्यू एम तो डबल हो गया ना, तो फिर ये कांस्टेंट रहा ही नहीं, तो इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए।
यहाँ को बोल दे चार्ज को आधा कर दो, है ना, इस तरीके से। चलो अब हम निकालना सीखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम v से। तो वेलोसिटी ये किसके लिए निकल रही है, एटम्स के लिए निकल रही है। यहाँ पर एक और बड़ी बात ये आती है गाइस कि जब भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में चीजें मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात हो रही है। तो ये भी आप आगे समझोगे किस तरीके से हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है, ये आगे बताती हूँ। अभी तक हमने प्रीवियस रिवीजन किया है, अब हम नया करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, MVR। MVR क्या था, एंगुलर मोमेंटम। ये कैसे निकाला, आप लोग एक बार प्रीवियस कल वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। MVR इज इक्वल टू क्या होता है, NH डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमने कल की वीडियो में ड्राइव करना सीखा था, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए MV, तो ठीक है, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमने अभी लिखी थी h स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय क्या था, पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2 पाई। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एक बार हम देखते हैं क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो ये n से n गया, h से h गया, पाई से पाई गया, और तो कुछ नहीं कट रहा ना। क्या है अपने पास में, MV H एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय m। अच्छा ये m से m भी गया ना, ये m भी गया, एक सेकेंड, ये m भी गया। अपने पास में क्या बचा है, यहाँ से देखिए एक बार, V H एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय E स्क्वायर इंटू n डिवाइड बाय z इज इक्वल टू 1/2। तो ये अपने पास में आ चुका है। कहाँ से, इसको सोल्व करने के बाद। देखो मैंने कुछ नहीं किया, MVR इज इक्वल टू NH/2 ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, कल निकालना सीखा था हमने। यहाँ से R की मैंने वैल्यू पुट कर दी, जो रेडियस की वैल्यू थी, जो प्रीवियस फॉर्मूला से हमारे पास में निकली थी, वो वैल्यू पुट कर दी, और जो चीजें कैंसिल हुई है सब उनको कैंसिल किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब यहाँ से आप आराम से देख सकते हो, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो V की वैल्यू क्या आ रही है, V इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई E स्क्वायर Z डिवाइड बाय H एप्सिलॉन नॉट इंटू n। अब इसके अंदर आप लोग ये निकालिए कि कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट क्या है, 1/2 E स्क्वायर या Z स्क्वायर लिख दो इसको, Z E स्क्वायर, Z तो कांस्टेंट नहीं है ना, Z नहीं है, एक मिनट, E स्क्वायर कांस्टेंट है, चार्ज है, डिवाइड बाय H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, Z बाय में n कांस्टेंट नहीं है, Z है एटॉमिक नंबर और n है नंबर ऑफ शेल, ठीक है। कांस्टेंट को अंदर ले दो, क्योंकि कांस्टेंट की अपन वैल्यू पुट करेंगे पूरी की पूरी। एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना है, बार बार बता रही हूँ, कभी आप सोचो मेरे एग्जाम में डेरिवेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, बट समझ लो काम आएंगे बच्चों, जिंदगी में काम आएंगे। इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, जब हम पूरी की पूरी क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे ना, ई चार्ज है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। तो जब आप इसकी पूरी वैल्यू पुट करते हो आपके पास में आता है 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई z डिवाइड बाय में n। आपको डायरेक्ट ये वाला यूज करना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2.18 इंटू 10⁶। ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म अंदर की, कुछ नहीं किया। देखो MVR इज इक्वल टू NH/2 मैंने फॉर्मूला लिया, R की वैल्यू पुट की, जो कट रहा था वो काट दिया, और यहाँ से V की वैल्यू निकाल ली। V की वैल्यू निकालने के बाद में कांस्टेंट टर्म मैंने अंदर रख दी, उनकी वैल्यू रख ली सबकी, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। एग्जाम में डायरेक्ट आपको यही वैल्यू पुट करनी है। अब आप इसको कुछ भी नाम दे दो, मैंने फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया इसको V0, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको V0 नाम दे दिया। तो V0 इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज दिस, एंड ये आ गया। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की। तो ये आपके पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसको फॉर्मूले में कैसे यूज करना है एक बार वो भी देख लो, चीजें सारी बतानी है ना। एक बार देखो, जैसे कि आपको बोल दिया हाइड्रोजन के थर्ड शेल, हाइड्रोजन थर्ड शेल होता ही नहीं, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में वेलोसिटी बताओ इलेक्ट्रॉन की कितनी है। तो कैसे बताओगे, 2.18 इंटू 10⁶। एटॉमिक नंबर कितना, 1, शेल कौन सा 1, कितनी आई, ये की आ गई। मैंने बोला हीलियम के
सेकंड शेल में बताओ, हीलियम का सेकंड शेल होता ही नहीं, ऑक्सीजन का बोल दूं तो इधर क्या रख दो, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, शेल कितना है दूसरा, इनटू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा समझो एक बार, इसको फॉर्मूले में पुट करना। मैंने बोला ऑक्सीजन के सेकंड शेल में वेलोसिटी बताओ इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के सेकंड शेल में मैंने बोला, तो ये तो कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 तो कांस्टेंट है। Z क्या है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 8, शेल कौन सा है दूसरा सेकंड शेल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 6, इसको 4 से करेंगे तो 4.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो बच्चों कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, देख रहे हो आप लोग 8.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतने मीटर की ट्रैवलिंग हो रही है, राइट। तो ये आता है अपने पास में वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करना चाहे तो नोट कर ले। इस वैल्यू को मेन आपको याद रखना है Z/n और ये कांस्टेंट वैल्यू। सो अभी हम आगे निकालते हैं एनर्जी। हमने वेलोसिटी निकाली, हमने रेडियस निकाली, हमने दोनों चीजें निकालनी सीख ली। अब हम निकालना सीखते हैं कि एनर्जी ऑफ अ शेल हम किस तरीके से निकालते हैं और उसके क्या मायने हैं, क्या उसके मतलब है एनर्जी के। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी वाला, तो ये भी बहुत ने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से। पहले हम V की वैल्यू लिख लेते हैं, V की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, एक बार हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ZE² डिवाइड बाय। अब आप बोलोगे मैम आप बार बार क्यों लिख रहे हो, जब आपने बोला है कि इनकी जरूरत ही नहीं है, आपको याद ही नहीं रखना है, तो इन वैल्यूज का तो यूज कर रहे हैं अगले डेरिवेशन में, तो किसी का भी डेरिवेशन नहीं निकालना ना आपको पेपर में। तो ये तो मैं सबको समझा रही हूँ कि कल को एग्जाम में दे कि कुछ भी आपको मतलब चीजें बढ़ा चढ़ा के दे दे तो आपको पूरा फॉर्मूला पता होगा ना। एक बार नोट कर लेना अपनी अपनी कॉपी में सारे बच्चे। तो एनर्जी आपको दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ये होती है ना काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। दो तरीके की एनर्जी पोजेस करता है, एक तो क्या करता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन सी एनर्जी शो करता है, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी शो करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों को बच्चे को पता है, हाफ mv²। सो 1/2 m इंटू v²। v क्या है भाई, z² e⁴ डिवाइड बाय 4 ε0² h² और n²। ये आ गया मेरे पास में, ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी की पूरी वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब इसको सोल्व करते हैं आगे, देन देखते हैं हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है। अगेन वैसे ही करो चीजों को, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो और उसको वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखो। 1/4 इंटू 8, 1/8 क्या है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई z² तो कांस्टेंट नहीं है, m कांस्टेंट है, e⁴ कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई क्या है z², एटॉमिक नंबर कांस्टेंट नहीं है, डिवाइड बाय n², ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो एक बार मैं आपको लिख करके बता देती हूँ चीजें क्या है। थोड़ा मुझे लग रहा है अक्षर छोटे लिखने पड़ेंगे ना, बड़े बड़े हो रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे। देखो क्या है बच्चों, 1/8 m e⁴ डिवाइड बाय ε0² h² इंटू z² डिवाइड बाय n²। बोला आप लोग बोलोगे अरे खून पीने के लिए कहाँ से आ गए, केमिस्ट्री में इतने डेरिवेशंस है ना, मतलब पहले ही केमिस्ट्री इतनी टिपिकल हो रही थी, अभी ये और आ गए खून पीने के लिए हमारा। तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को कितना परेशान कर सकते हैं केमिस्ट्री के डेरिवेशंस। तो बच्चा घबराना नहीं है इतना, है ना, मतलब कुल मिलाकर के बात में हमेशा आपको ये बोलते घबराओ मत। आप बोलोगे मैम इतने तब आप डेरिवेशन करा रहे हो, फिर बोल रहे हो घबराओ मत। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो। ये रट्टा नहीं, मैं बोल दूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, आप बोलो ठीक है रख लिया, याद कर लिया, नहीं याद नहीं करना, कहाँ से आया कहाँ से, चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, अपने आप चीजें निकलेंगी। कितना आया, ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा कितना 13.6 मल्टीप्लाई z² डिवाइड बाय n², ये आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सॉरी इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी एनर्जी की।
एनर्जी की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट जिसकी यूनिट है, क्या है फोर्स की वैल्यू क्या आई, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ चुकी है काइनेटिक एनर्जी। एक बार आप सब लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे, तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सीखिएगा बच्चों मेरे साथ में, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एंड तब तक भाई क्या कर रहे हो आप लोग, बच्चा पार्टी वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। चलो सारे बच्चे क्या करो, वीडियो को लाइक करो। 1 सेकंड का टाइम देती हूँ आप सबको, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने कर दिया है, जिन्होंने अभी भी नहीं किया बच्चों को कर दो ना। एंड उसके बाद में सेकंड, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, आई एम वेटिंग, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कर दिया होगा ना अब तक तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड शेयर तो आप लोग कर ही दोगे। चलो तो एनर्जी निकालना सीखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा इसका फॉर्मूला एक बार याद करना है आपको। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला तो याद ही रखना है ऑब्वियसली। Q1 क्या है, जैसे कि न्यूक्लियस का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते, जैसे कि पिछली बार हमने निकाला था जब चार्ज, प्रीवियस भी हमने एक बार चार्ज लिया था, तब मैंने क्या बताया था आपको, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E, अब प्रोटॉन का चार्ज कितना E, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है Z, तो इसका टोटल चार्ज कितना Ze। Ze क्यों आया, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का चार्ज निकाल रहे हैं। तो न्यूक्लियस में कितने चार्ज होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन है मान लीजिए 10, एक प्रोटॉन पे चार्ज है E, तो कितना चार्ज होगा टोटल 10E, सॉरी, तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो गया 10E। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल कितने थे आपको पता, Z एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो Z प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन यानी कि E क्या होता है, चार्ज इन प्रोटॉन, कितना आया Ze। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ E। बात आ गई समझ में, ये हो गया इन दोनों के बीच का चार्ज, दो बॉडीज के बीच का चार्ज। अब लेकिन अच्छा एक बात मैं बताना ही भूल गई, अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है गाइस कि पॉजिट्रॉन पे यानी कि प्रोटॉन पे आपको पता प्लस चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे आपको पता माइनस चार्ज होगा। ये आपको चार्ज का ध्यान रखना है। प्रीवियस में मैंने आपको चार्ज का नहीं बोला था, यहाँ पर आपको चार्ज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लगा रहे हैं, जितना अगर चार्ज जितना होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी लगेगी। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 पे कितना चार्ज Ze इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज -E डिवाइड बाई R। नहीं समझो तो एक बार दोबारा समझो बच्चों, ये है मेरे पास में क्या न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है E, और उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है कितना E। न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन हो गए Z, तो Ze इसका चार्ज और उसके चार्ज है E। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कितनी आएगी बच्चों, माइनस आएगी, यानी कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो ये क्या आ गई अपने पास में, ये हमारे पास में आ गई बच्चों क्या, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो ये आ गई है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी R की वैल्यू, क्योंकि आपको R तो चाहिए ही नहीं, रेडियस तो हमें चाहिए नहीं, रेडियस तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बच्चों अगेन वही चीज आ जाएगी कि रेडियस की वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है। तो किस तरीके से चीजें काम करती है एक बार देखिए। अब आप इसके अंदर रेडियस की वैल्यू पुट करिए, किस तरीके से करेंगे इस चीज को एक बार समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है ना इधर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइड बाय R की वैल्यू पुट करो। R की वैल्यू क्या है बच्चों, H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई N स्क्वायर डिवाइड बाय, ये वैल्यूज आप लोग ना कॉपी पे नोट करते जाओ, ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़ेगा अरे ये वैल्यू कहां से आ गई। इसकी क्या होती है पाई M E स्क्वायर इंटू Z। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आपके पास में R की आ गई, आपने R की पुट कर दी। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z
ई स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पलट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एम ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू एन स्क्वायर। इतना आ गया बच्चों आपके पास में। अब देख लो कुछ कट रहा है क्या, मुझे लग तो नहीं ना कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। चलो कांस्टेंट और उसको अलग अलग करना शुरू करते हैं। तो 1 बाय पाई से पाई जा रहा है ना, अच्छा पाई से पाई जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं जा रहा। अब क्या आ रहा है अपने, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, वैल्यूज पुट करने के बाद में 1 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एक्चुअली में एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा भाई देखिए एक बार, जेड स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर 4। तो ये अपने पास में आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद में अब कॉमन अभी देखते हैं क्या कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर 4 कांस्टेंट है, ये एम भी है ना, अच्छा मैंने एम लिखना भूल गई मैं, इधर एम भी है। तो एम और ई रेज टू पावर 4 कांस्टेंट है, नीचे क्या है 4 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, और बाहर क्या आएगा जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास आ गई है। बच्चों अगर आप एक्सप्रेशन साथ साथ नोट कर रहे हो तो एक बार रिवाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास में आ रहा था एम ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये आ रहा था मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करूं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, यही आ जाएगा 1/2 इंटू, है ना, ये का ही आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये की चीज आ गई ना काइनेटिक एनर्जी वाली। अब समझो इसको बच्चों, बस इसको ध्यान से समझो ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, पर जो बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं उनको सब समझ में आ रहा है। अब देखो 2 कॉमन ले लो, ये वाला 2, और वो जेड स्क्वायर को अलग लिख दो, एन स्क्वायर को अलग लिख दो, मल्टीप्लाई क्या आया एम ई रेज टू पावर 4, इधर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया पूरा का पूरा, और इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में कितनी निकली थी बच्चों 13.6, मल्टीप्लाई में इधर 2 भी है तो मल्टीप्लाई में 2 कर दो, इनटू क्या है जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। डेरिवेशन बता रही हूँ, इसका फाइनल एक्सप्रेशन बताऊंगी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना है। तो ये आ गई मेरे पास में किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। मैंने क्या किया, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट किया, मेरे पास में पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक बात भूलनी नहीं है आप लोगों की, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ना वो नेगेटिव में चल रहा है। अच्छा नेगेटिव में क्यों चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव और उसका प्रोटॉन का है पॉजिटिव, और प्लस माइनस का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये पूरा का पूरा चार्ज किस में चल रहा है, ये नेगेटिव में चल रहा है, तो नेगेटिव को मत भूल जाना, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकली थी मेरे पास में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या निकली थी -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। कर लो सॉल्व, क्या निकल रहा है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस किसमें आएगी एनर्जी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। दिस इज आवर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। दिस इज आवर टोटल एनर्जी फॉर एन शेल और इलेक्ट्रॉन। मेरी टोटल एनर्जी आ जाती है तो मैं आपको इसका एक्सप्रेशन सिखाती हूँ एक बार, ये वाला आप नोट कर लीजिए जिन बच्चों ने नोट नहीं किया अभी तक भी। तो ये वाला एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना है, एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट यूज करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करनी है। ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा। बस थोड़ी सी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताइए, आप किसी और चैनल पे देखोगे शायद आपको ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, तो आप सोचोगे मैम पागल हो गए हैं कि इतना क्यों बता रहे हैं। तो बच्चों जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे IITian बैठे हैं, बहुत सारे नीट के बच्चे बैठे हैं, तो उनको मुझे ये समझाना जरूरी था। सो अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो
तो आप लोग ये चीजें समझोगे। एंड गाइस कोई भी एक्सप्रेशन मुझे लग रहा है कि इतना टफ नहीं था, जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। अगर आपने एक पेपर पे सारी वैल्यूज लिख रखी है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। 13.6 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 कितनी आई बच्चों? -13.6। सेकेंड सेल के लिए बात करूं तो -13.6 इंटू 1 बाय में 2 तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, 3.4 समथिंग, है ना? समथिंग इस तरीके से आ जाएगी एनर्जी। अब देखो एक बार जैसे मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये क्या है? न्यूक्लियस। ये हो गया फर्स्ट शेल, तो इसमें फर्स्ट शेल में कितनी एनर्जी होगी? -13.6। ये हो गया सेकेंड शेल, यहाँ पर कितनी होगी? -3.4। इसी तरीके से अगर आप थर्ड शेल में जाते तो फिर क्या आ जाएगा? -13.6 इंटू 1/9। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा? 1.5 समथिंग, -1.5। तो आप जितना दूर जाते जाओगे ना एनर्जी क्या होती जाएगी? उतनी ज्यादा होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? अच्छा, नेगेटिव का मतलब क्या है? बच्चा मुझे समझाएगा नेगेटिव का मतलब क्या है। अब बच्चे बोलेंगे मैम आप समझाओ, हम थोड़ी समझाएंगे। चलो समझा देते हैं। इस नेगेटिव का मतलब क्या है? पहली बात तो बच्चों जो ये आपका जो ये मॉडल है, जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स पे ही वेरी करता है, बाकी किसी एलिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मतलब कैसा? जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम प्लस पे काम कर जाएगा। हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1। उसके बाद लिथियम प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेरिलियम प्लस 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 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये उन एटम्स में काम करता है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे ही ये काम करता है। बाकी यही तो इसका ड्रॉबैक था, यही तो ड्रॉबैक था कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी ना वो सिर्फ किसके ऊपर वैरी होती है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन का तो आप लोगों को पता है क्या होता है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब है जिनके पास में सिर्फ कैसा इलेक्ट्रॉन हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब कि बच्चों मेरे पास में हीलियम है, तो हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर मैं हीलियम प्लस की बात करूं मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 1। लिथियम में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम प्लस प्लस में कितने हो गए? मतलब 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे? 1। बेरिलियम में कितने? 4 प्लस 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 3 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1, है ना? तो हाइड्रोजन पे काम करता है हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस 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 3 प्लस। तो उस तरीके के एलिमेंट्स पे ये काम करता है। इस नेगेटिव का क्या मतलब है? आयोनाइजेशन एनर्जी नाम नहीं सुना होगा आपने अभी तक, तो भी तो सुन लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दो कि जिस एनर्जी के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए? इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगी आपको नेगेटिव का मतलब क्या होता है। एक बार देखो फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू एन जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये था। मैंने लिया एटॉमिक नंबर कितना? 1। जेड की वैल्यू मैंने ली है, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है। मैंने फर्स्ट शेल के लिए बात की, कितनी एनर्जी होगी? 13.6। मैंने सेकंड शेल के लिए बात की, कितनी हो गई? -13.6 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 -3.4। आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। आप बोलोगे हाइड्रोजन तो सेकंड शेल होता ही नहीं, आप कैसे कर रहे हो? थर्ड शेल में लो 1 -1.5 समथिंग आ जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ कर देना। तीसरा शेल यानी कि 3 × 3 9 और एटॉमिक नंबर 1 ही है। बाकी आप किसी भी एटम के लिए ले सकते हो, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होता हर एटम पे। अब देखो, मान लीजिए इसमें एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पास है, ये थोड़ा सा दूर जाएगा और ये थोड़ा सा और दूर जाएगा। ठीक है, इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +1.5। इसको कितनी देनी पड़ेगी? +3.4। इसको कितनी देनी पड़ेगी? +13.6। मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हो और आप उस घर पे किराएदार हो। ठीक है, ये घर है
ये एक घर है, सुंदर सा अपना हट है ये। इसके अंदर मान लीजिए अपना गोलू है, ठीक है, ये गोलू है, ये इस घर में रह रहा है एज एन किराएदार, रेंट में रह रहा है। ये गोलू का एक छोटा सा प्यारा सा घर है, ये अपने गोलू की हट है, और ये इसका मकान का मालिक है, ये मकान मालिक है। ये गया इसके पास में, तो गोलू बोलता है इसने 2 महीने का किराया नहीं दिया। 1 महीने का किराया 500 रुपए, 2 महीने का किराया हो गया 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए किराया बनता है इसका 2 महीने का। तो मकान मालिक गया, बोला हाँ भाई गोलू क्या चक्कर है, ना तो किराया दे रहा और घर में जमा बैठा है, क्या चक्कर है तेरा। तो बोला मालिक मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मेरे पास पैसे तो है नहीं किराए के लिए। तो मकान मालिक क्या बोलेगा, भाई ऐसे कैसे, 1000 रुपए तो दे करके जा मेरे, जब तक तू मेरे रुपए नहीं देगा तो चला कैसे जाएगा। कहते हैं ना ऐसे कि जब तक तूने पैसे नहीं दिए तो तू घर से कैसे जा रहा है, भाई पैसे तो दे करके जा मेरे, समझ रहे हो। तो जब तक ये 1000 रुपए या फिर जितने भी महीने ये रहता है उसका रेंट नहीं देगा, तब तक ये मकान मालिक इसको कैसे जाने देगा कि तू पहले मुझे 1000 रुपए तो दे करके जा, मेरे रुपए दे और निकल, तेरी कोई जरूरत ही नहीं मेरे को, मेरे पैसे दे और निकल। मतलब इसके सिर पे कितना कर्जा, 1000 रुपए का कर्जा। तो जैसे ये 1000 रुपए इसको दे देगा, ये कहेगा तू मेरी तरफ से आजाद है, निकल, है ना। तो कुछ कुछ वैसा ही होता है बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन से कितनी एनर्जी ले रखी है, -13.6 एनर्जी ले रखी है। तो जैसे ही कोई और एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन को इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन इसको क्या करेगा, क्लोरीन इसको +13.6 एनर्जी दे देगा। तो +13.6 एनर्जी अगर इसको मिल जाए तो ये क्या करेगा, निकल, एनर्जी मिल गई तू निकल, तेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि इतना कर्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब ये इतनी एनर्जी न्यूक्लियस को दे देगा तो ये उससे आजाद हो जाएगा। और जो ये एनर्जी देता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का टर्म मतलब समझाया, मतलब इसको आयन बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इसको आयन बनाने के लिए चाहिए होगी। इस तरीके से अगर इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसको +1.5 दे दो। अब इसको कम और इसको ज्यादा क्यों देनी है एनर्जी, क्योंकि ये बेचारा दूर है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है तो फिर इसको कम एनर्जी चाहिएगी, इसका थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको थोड़ी सी ज्यादा चाहिएगी, इसका और ज्यादा है, इसको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चे डिसाइड करते हैं कि कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने किसी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए। सो आई होप ये वाला फंडा सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को आयन बनाने के लिए, यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगले पोस्टुलेट की बात करते हैं। नेक्स्ट मुझे याद भी नहीं है कौन से नंबर का पोस्टुलेट है, बट लास्ट है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट और गेन एनर्जी। अब इसीलिए मैं सोच रही थी ना कि ये पूरा का पूरा एक ही सेशन में करवा दूं, बट हो नहीं पाया। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट और गेन कर सकता है। प्रीवियस सेशन में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना लूज करेगा, और अब मैं बोल रही हूँ कि गेन भी करेगा और लूज भी करेगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे, है ना, कैसे, हाउ, कैसे होगा ये। पहले बोलते हो नहीं करेगा, फिर बोलोगे करेगा, क्या मजाक चल रहा है क्या, है ना। मतलब बच्चे बोलेंगे मजाक चल रहा है क्या, मारो भाई मुझे मारो, तो ऐसा नहीं समझो। इसको एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, किस तरीके से करता है गाइस। जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इधर, उसके बाद में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा। अब आपको मैं बोलूं कि आप इसको डायरेक्ट इसको एनर्जी दे दो, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो, तो क्या ये बाहर निकल के कूद जाएगा क्या ये बाहर चला जाएगा क्या इन दोनों को छोड़ करके। कि भाई जैसे घर में 3 लोग हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो छोटे को शादी की पहले जल्दी है कि मेरी शादी करवा दो, दोनों बड़े बैठे रहो मेरी शादी करवा दो, है ना। तो वैसा वाला थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा बच्चा इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा पहले बड़ों की शादी करवाओ, मेरी तो कोई बात नहीं देखी जाएगी। तो वैसे वाली बात है, ठीक है, कि कोई बात नहीं इन दो की करवा दो। तो इसका मतलब है कि अगर इसका एनर्जी देंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये इसके बराबर में जाएगा, ये एक शेल कूद जाएगा,
एक शेल कूद जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक शेल कूद जाएगा। तो ये शेल्स में इस तरीके से जंप करते हैं। अब जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ये कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था एनर्जी कितनी, -13.6, -3.4, -5.1, इस तरीके की कि अगर आप इसको इतनी एनर्जी दोगे ना तभी ये जंप करके इस पे जाएगा। अगर आपने इसको कितनी दे दी, मान लो आपने इसको दे दी +10.6 एनर्जी, +10.6 दे दी इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब पहले कितनी थी -13.6, आपने कितनी दे दी +10.6, कितनी हुई 3.6 का तो भी कर्ज है, अभी भी एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में लटकेगा? क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ी लटक जाएगा हवा में? नहीं। तो 10.6 एनर्जी देने से इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मतलब था उस चीज का जो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर गेन और लूज एनर्जी, मतलब ये उतनी एनर्जी लूज नहीं करेगा कि मन में आई 10.6 एनर्जी गेन करूं तो गेन कर ली, नहीं, ये नहीं करेगा। ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में करेगा कि इसको इतनी ही एनर्जी चाहिए तभी जाकर के ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके इस शेल में जाएगा। अब इसको कितनी चाहिए? +3.4 चाहिए, तो इसको छोड़ करके यहाँ पर जाएगा। एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको, कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो जंप करके कौन से शेल में जाता है? दूसरे शेल में जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एनर्जी लूज करता है ना तो जंप करके वापस से उसी शेल पे आ जाता है, पीछे वाले शेल पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब? कि वापस से उस स्टेट पे आ जाना। और एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब? कि जंप करके अगली स्टेट पे चले जाना। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी कि इतनी एनर्जी दोगे ना तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अगर आपने इसको कितनी दे दी? +12 दे दी, +12 दे दी, तो क्या ये जंप करेगा? नहीं, ये बीच में लटकेगा। बीच में लटकेगा क्या? बीच में तो लटक ही नहीं सकता ना। जैसे मैंने बोल दिया, कंडीशन दे दी मैंने। कंडीशन कैसी दे दी? मान लीजिए कंडीशन है आपके पास में, जैसे कि हमारे 21st ईयर, मतलब अगर 21 साल का लड़का हो जाएगा और 18 साल की लड़की हो जाएगी तब उनकी शादी हो जाएगी, तब वो मैच्योर हो जाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की मैच्योर हो जाएगी। अब लड़की बोलेगी, या लड़का बोलेगा, लड़कियां तो कभी बोलती है, लड़के तो बोलते हैं, लड़का बोलेगा मैं 20 साल और 16 महीने का हो गया, मैं 20 साल 16 महीने का हो गया, मेरे को मैच्योर कर दो। कैसे मैच्योर कर दे भाई? 21 साल का हुआ, क्या बीच वाले नंबर का क्या बनता है कि ठीक है मैं 20 साल तक क्या हूँ इमैच्योर, 21 साल का हो जाऊंगा मैच्योर, तो बीच के स्टेट को आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलोगे, इसको कुछ भी नहीं बोलोगे। 21 साल जब बोला है तो 21 साल का हो ना। या मान लीजिए कंडीशन रख दी जाए, एक कंडीशन रख दी जाए कि अगर एक लड़का 20 साल का होगा तो उसे 10th क्लास में एडमिशन मिलेगा, एग्जैक्ट 20 साल का। और अगर कोई लड़का जब 21 साल का होगा तब उसे 11th में एडमिशन मिलेगा। अब वो लड़का है 20 साल, मैंने 20 साल 18 महीने ज्यादा लिख दिया, 20 साल 8 महीने लिखना था, सॉरी। तो उसने बोला कि 20 साल 5 महीने का हूँ, तो 20 साल और 5 महीने, 20.5 साल लगभग, तो उसको क्या एडमिशन कौन सी क्लास में मिलेगा? उसको तो किसी में नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 10th के लिए एग्जैक्ट 20 साल एज चाहिए और 11वीं के लिए एग्जैक्ट 21 साल एज चाहिए। तो लड़का अगर 20 साल 5 महीने का है तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो 21 साल का ना हो जाए, तभी वो 11th में आएगा। ना तो वो पीछे रह सकता, ना वो आगे आ सकता। तो यही कुछ कंडीशन होती है बच्चों। अब लड़का बोले कि मैं तो 21 साल 6 महीने का हूँ, 21 साल 7 महीने का हूँ, 20 साल 8 महीने, 20 साल 9 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता। या 21 साल 1 महीने का, वो ज्यादा है तू भी निकल। एग्जैक्ट जब एज लिमिट कर दी गई है तो फिर बीच वाली एज का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही सिस्टम होता है बच्चों एनर्जी का, कि एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। अगर उससे कम या ज्यादा आएगा तो उसके लिए तो कोई सीट ही नहीं है, उसके लिए तो कोई वैलिड सीट ही नहीं है स्कूल में। 21 साल 6 महीने या 20 साल 6 महीने वाले के लिए तो कोई वैलिड सीट ही नहीं है। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल। अब जो हमने वेलोसिटी, जो हमने एनर्जी बताई ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम समझाती हूँ कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जो किसने एक्सप्लेन किया था? बोहर्स ने एक्सप्लेन किया था। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि उन्होंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल को ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जब इससे व्हाइट लाइट टकराई, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट।
गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक गैस और ये हाइड्रोजन पे ही एप्लीकेबल है पूरा का पूरा मॉडल, इसीलिए फेल हो गया था बाद में, क्योंकि ये हाइड्रोजन पे वैलिड है। अब देखो क्या हुआ था, अब यहाँ से जब ये डिस्क्रीट हुआ तो 7 कलर के अंदर आया, मतलब 7 कलर तो नहीं, कुछ कलर्स आ गए इधर, कुछ कलर्स आ गए, ठीक है, कुछ कलर्स आ गए। पिब्योर आपको पता ही है, मान लो पिब्योर में ग्रीन मिसिंग है, ग्रीन मिसिंग है, इसका मतलब रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस गैस ने जो ग्रीन कलर है उसकी वेलोसिटी को अचीव कर लिया, उसकी वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन कलर की वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए ग्रीन कलर स्क्रीन पे आया ही नहीं। अगर मान लीजिए ये ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा, स्पेक्ट्रम पे कलर ही नहीं दिखाई देंगे। जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस कलर की वेलोसिटी को इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो कलर दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, क्यों नहीं दिखाई देगा। बोहर ने बताया कि वो उसकी वेलोसिटी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अचीव कर लेता है उसकी वेलोसिटी को, ठीक है। तो जो लाइट क्या कर ली जाती है, इसके जो गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो लाइट इस गैस के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो लाइट स्क्रीन पे दिखाई नहीं जाती है। हमारे पास में दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, आपको पता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअसली कलर दिखाई दिए जाए, और एक होता है डिस्क्रीट, जिसके अंदर कुछ शेप, कुछ डिफरेंस के अंदर कलर दिखाई दिए जाए। वो हम स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अभी नहीं पढ़ते हैं। तो यही इसका सिंपल सा मतलब था हाइड्रोजन लाइट स्पेक्ट्रम का, कि जिस लाइट को स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब उस लाइट को इस गैस के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो जो लाइट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, वो लाइट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी। तो ये था बच्चों हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, लेकिन बोहर्स ने बता दिया। तो इनके मॉडल का क्या क्या फायदा हुआ था हमें, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बता दिया था। इसके हम कुछ यूजफुल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसका फायदा था, और बाद में इसके नुकसान तो कुछ नहीं थे खैर। तो बच्चों क्या फायदे थे इनके यूजफुल क्या थे, मतलब इन्होंने किस चीज के फायदे हमें दिए। तो इनके दो ही मतलब मेन जो पॉइंट थे, पहला पॉइंट था कि इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, एटम इज स्टेबल इन्होंने बताया था और इसको एक्सप्लेन भी किया था। सेकंड इन्होंने क्या बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली में इन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर किए थे अपने सारे एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स तक ही वैलिड था। तो एटम इज स्टेबल, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये दो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की थी। और बच्चों इनके ड्रॉबैक्स कहाँ पर आते हैं, बात करते हैं इनकी ड्रॉबैक्स की। इसके पूरे के पूरे रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। तो उससे आप लोग पढ़ सकते हो, अपनी बुक में से भी आप एक बार जरूर इसके बारे में पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। बाद में इसकी बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, वो सीरीज क्या थी वो मैं बाद में एक अलग टॉपिक पे बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लेते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो इसका ड्रॉबैक ये था बच्चों, पहला तो ये था कि इन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इन्होंने समझा तो दिया, बट किसका समझाया, हाइड्रोजन गैस का, जिसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं समझाया। अगर मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नाइट्रोजन गैस ले ली इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने हीलियम गैस ले ली उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब किस तरीके से स्पेक्ट्रम हमारे पास में आएगा, तब कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, किस तरीके से लाइट डिसअपियर करेगी, अपीयर करेगी, वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई थी। इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के ऊपर अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या नहीं बताया था, इन्होंने 3 डायमेंशन नहीं बताया था, मॉडल का 3rd डायमेंशन इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने 2D बताया था, इन्होंने 3D नहीं बताया था एटम के बारे में, ठीक है। इन्होंने डी ब्रोगली कंसेप्ट को नहीं बताया था। डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं बताई थी, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। कुछ और साइंटिस्ट आए थे, डी ब्रोगली आए थे, और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आप पढ़ने वाले हो, वो चीज़ आप आगे पढ़ने वाले हो। तो वो चीज़ें इन्होंने नहीं बताई थी। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में नहीं बताया, इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया। तो ये चीज़ें इन्होंने नहीं बताई थी, ठीक है बच्चों। इन्होंने नहीं बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइन किस तरीके से स्प्लिट करती है, वो चीज़ उन्होंने नहीं एक्सप्लेन की। तो इन ये सारे ड्रॉबैक्स थे इनके। अब वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने और कोई साइंटिस्ट आएंगे तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। बहुत एटॉमिक मॉडल का प्रीवियस सेशन और ये वाला सेशन आप लोग दोनों प्लीज साथ में देखिएगा एंड इसके नोट्स जरूर बनाइएगा गाइस, क्योंकि मैंने आपकी सारी पॉइंट्स, इसके पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखवाई हैं आप लोगों को। तो सारे डेरिवेशंस एंड सारे पॉइंट, सारे पोस्टुलेट आप लोग प्लीज अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा एंड देन आप इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा ईजी लगेगा, बहुत एटॉमिक मॉडल। एंड स्टिल आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आती है गाइस, तो जब हम इसके नोट्स रिविजन करेंगे तब हम पूरा का पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से कर लेंगे एंड अगर हो सका तो हम बोर्स मॉडल की एक और, अगर आपको दिक्कत है, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत ही सिंपल। सिर्फ इसके पोस्टुलेट पढ़ने थे, इसके डेरिवेशंस करने थे और डेरिवेशंस तो एग्जाम में तो आएंगे भी नहीं, आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यूज यूज करनी है, वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, उसका तो कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास में नहीं है। एंड गाइस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बच्चों मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।